नमस्कार दोस्तों, मैं कविता सिंह और आज के इस नई जर्नी की शुरुआत में यानी कि भारत के भूगोल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और पहले लेक्चर में आपने देखा कि मैंने भारत के लोकेशन यानी कि भारत की स्थिति के बारे में बताया और भारत के आकार के बारे में हम बात कर रहे थे, यानी कि साइज ऑफ इंडिया के बारे में हम बातें कर रहे थे। चलिए ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं भारत के आकार के बारे में। हमने भारत के आकार में वो सारी चीज़ें कवर कर ली थी, अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा और उनका विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, कितने किलोमीटर का विस्तार है और पूर्व से पश्चिम के कितने किलोमीटर का विस्तार है। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग अपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, कुछ सीमाओं के बारे में बात करेंगे, चाहे वो स्थल सीमा हो या फिर तटीय रेखा वाली सीमा हो। ठीक है, ये देखिए आपको इंडिया का मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पर काफी सारे पड़ोसी देशों के बारे में भी दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो कि हमारे भारत के 3 राज्यों से होकर इसकी सीमा लगती है। पहले 4 राज्य थे, लेकिन आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद में हमारा वो राज्य अब नहीं रहा है। अब वो राज्य क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसको केंद्र के अंडर में कन्वर्ट कर दिया गया और इसलिए वो अब यूनियन टेरिटरी के कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब पाकिस्तान से अब सिर्फ और सिर्फ 3 राज्य ही लगते हैं, बाकी एक जो लगता है जम्मू कश्मीर, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा बहुत छोटी सी है, ठीक है, और इससे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य नहीं, वो भी केंद्र शासित प्रदेश लगता है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर। इसके बाद आता है चाइना। चाइना से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं? चाइना से लगते हैं हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य लगता है, सिक्किम लगता है और अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे चाइना से, जो कि चाइना का वो वाला पार्ट लगता है जिस पर चाइना ने विवादित तौर पर कब्जा किया हुआ है, यानी कि तिब्बत वाला पार्ट। तो तिब्बत वाला पार्ट चाइना का हमारे इंडिया से लगता है। तो चाइना से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य हैं जो मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक है लद्दाख। लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है। पहले ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन इस राज्य को, इस यूनियन टेरिटरी को केंद्र शासित प्रदेश ने क्या किया, बंटवारा कर दिया। यानी कि लद्दाख में रहने वाले लोगों की काफी पहले से ही डिमांड थी कि हमको अलग से शासन करने की अनुमति दी जाए, तो इसीलिए उसको अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया लद्दाख को। तो लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चाइना से लगता है। क्लियर है? देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम नेपाल में। ये हमारा नेपाल है, एक पड़ोसी देश। नेपाल से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? आपका उत्तराखंड लगता है, यहाँ पर आपका है ये है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ये है आपका बिहार, ये है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल भी नेपाल से लग रहा है और सिक्किम की सीमा भी नेपाल से छू रही है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से लगने वाले 5 राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से लगते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। हम देखते हैं भूटान देश को। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है और काफी अच्छा मित्र देश हम इसको भूटान को कह सकते हैं। तो भूटान जो है वो कितने राज्यों से लग रहा है भारत के? सिक्किम से लग रहा है, पश्चिम बंगाल से लग रहा है, असम से लग रहा है और अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भूटान 4 राज्यों से लग रहा है। भारत के 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है भूटान। फिर उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर? म्यांमार। म्यांमार जो कि हमारे उत्तर पूर्वी, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा से लगने वाला एक पड़ोसी देश है। ठीक है, म्यांमार से लगने वाले कितने राज्य हैं? म्यांमार से लगने वाले 4 राज्य हैं। एक तो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की इस वाली सीमा से यहाँ तक चाइना की सीमा है, यहाँ से म्यांमार की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार पड़ोसी देश की सीमा से छू रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले कितने राज्य हैं? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, बहुत अच्छा देश है ये भी। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं इसकी सीमा को। तो इसमें आता है आपका पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में आपका आता है असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ तक इसकी सीमा आती है, बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक आती है ऐसे। तो ये मिजोरम भी हमारे बांग्लादेश को छू रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कितने राज्य हो गए?
वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया आपका, उसके बाद आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। तो हमारे 5 राज्य हमारे भारत के बांग्लादेश की सीमा को छू रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पड़ोसी देश थे जो कि स्थलीय सीमा से टच कर रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बन के आ सकता है आपके कंपटीशन वाले पेपर में कि स्थलीय सीमा को छूने वाले वो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो हमारा पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चाइना आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और म्यांमार। ये हमारी भारत की स्थलीय सीमा यानी कि जमीनी सीमा से छूने वाले भारत के पड़ोसी देश हैं। और 2 हमारे पड़ोसी देश ऐसे भी हैं भारत के जो समुद्री क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर है श्रीलंका। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से एक द्वीपों का, प्रवाल भित्तियों का एक समूह है जिसे हम मालदीव के नाम से जानते हैं, मालदीव। तो मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है। तो हमारे समुद्री क्षेत्र में जो पड़ोसी देश है वो सिर्फ 2 ही हैं, एक का नाम है श्रीलंका और एक का नाम है मालदीव। क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब हम थोड़ा सा इन पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे भारत की सीमा से छू रहे हैं। तो इन कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा ज्यादा छू रही है, ज्यादा किलोमीटर या ज्यादा लंबाई में है, और जिसकी कम में है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है हमारे पड़ोसी देश की, जो हमारे भारत से टच हो रही है, वो है बांग्लादेश की। ये पूरी जो स्थल सीमा यहाँ से वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर के आपका पूरा मेघालय, असम और पूरा त्रिपुरा और मिजोरम पूरी स्थलीय सीमा है। इसीलिए ये सबसे बड़ी सीमा है भारत को टच करने वाली यानी कि छूने वाली, बांग्लादेश की। ये कितनी है? 4096 किलोमीटर यानी कि 4096 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद में आता है हम आपका चाइना। चाइना की जो स्थलीय सीमा है दूसरे नंबर पे आती है, ये है 3488 किलोमीटर के आसपास, यानी कि कह सकते हैं कि 3488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा चाइना की हमारे भारत देश से लग रही है। उसके बाद में आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थलीय सीमा तीसरे नंबर पर आती है, जो कि 3323 किलोमीटर की स्थलीय सीमा यानी कि 3323 किलोमीटर के आसपास। तो ये तीसरे नंबर पे आती है। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपकी जो स्थलीय सीमा है नेपाल की है, जो कि 4th नंबर पर आती है 1751 किलोमीटर के आसपास यानी कि 1751 किलोमीटर। ये 4 नंबर पर आती है नेपाल की स्थलीय सीमा, जो कि भारत से लग रही है। उसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार की स्थलीय सीमा की। म्यांमार की जो स्थलीय सीमाएं जो भारत से लग रही, ये है 1643 किलोमीटर के आसपास यानी कि 1643 किलोमीटर नियर अबाउट। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी भूटान की सीमा। भूटान की जो सीमा है जो भारत से लग रही है वो 6099 किलोमीटर के आसपास है यानी कि 699 किलोमीटर के आसपास। क्लियर है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे छोटी है। यहाँ पे अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत से लगने वाला वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा है। तो बांग्लादेश। भारत से वो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से जो लग रही है पर वो छोटी है बहुत, मतलब कह सकते हैं कि माइनर में कह सकते हैं हम उसको। तो ये अफगानिस्तान की सीमा है जो कि मात्र सिर्फ 106 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर 70 किलोमीटर भी दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर भी दिया हुआ है और कहीं कहीं पर 106 किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो आप जैसे भी आपको मतलब बेटर लगे या फिर आपके कंपटीशन में जो भी ऑप्शन में आए तो आप उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पड़ोसी देश हो गए, हमारे राज्य हो गए, उनकी लैंडी यानी कि उनकी लंबाई हो गई है सीमाओं की। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब अपने पूरे भारत, ये जो पूरा भारत है, इस पूरे भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में हम बात करेंगे। ये जो पूरी भारत की स्थलीय सीमा, यहाँ से पाकिस्तान से लेकर के यहाँ पर आप आ जाइए बांग्लादेश, ये पूरी स्थलीय सीमा है यानी कि जमीनी सीमा। तो ये जो पूरी स्थलीय सीमा है भारत की, ये पूरी है टोटल कितनी? 15,200 किलोमीटर यानी कि 15,200 किलोमीटर के आसपास पूरी स्थलीय सीमा। अब हम बात करते हैं इस पूरे भारत की जो मुख्य भूमि है यानी कि ये, तो इसकी जो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है यानी कि समुद्र तट से लगने वाली सीमा, ये वाली, ये जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर के आसपास। अब अगर हमारे जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जो हमारे यहाँ पर भारत के दक्षिण के पूर्व में जो हमारा जो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल,
जो स्थित है, और यहाँ पर पश्चिम में हमारे यहाँ पर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर स्थित है। इन दोनों समुद्री क्षेत्रों पर हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। एक तो है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप। ये दो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम इन द्वीपों की भी, इन द्वीप समूहों की भी समुद्री तट रेखा को इसमें शामिल कर लें, लक्षद्वीप की भी और अंडमान निकोबार की भी, तो इन दोनों द्वीपों की तटीय सीमा को शामिल करेंगे हम, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी। अच्छा, अगर सिंपल तरीके से पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ इसकी नहीं, भारत के मुख्य भाग की आप एक तरफ रख दीजिए तटीय सीमा, अगर हम पूछे सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान और लक्षद्वीप की बताइए आपकी कितनी सीमा होगी, पूरी की पूरी तटीय सीमा। तो ये होगी आपकी 1416.6 किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं 1416.6 किलोमीटर के नियर अबाउट। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा और लक्षद्वीप और अंडमान, इन दोनों की जोड़ दें, तो ये हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर के आसपास। क्लियर है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पूरे भारत की, चाहे वो स्थलीय सीमा हो चाहे वो तटीय सीमा हो, टोटल सीमा कितनी है भारत की, कितने किलोमीटर के आसपास है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा अगर आपको ज्ञात है और पूरी जो भारत की जो तटीय सीमा जो आपको पता है, तो आप उन दोनों को जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप जोड़ देंगे इसमें, जैसे कि पूरी तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर और आपकी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर, ये आपकी पूरी टोटल सीमा हो जाएगी पूरे भारत की। क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आपके जो भारत में जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वो कितने हैं, 28 हैं, और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि एक समय आया था जब 370 हट गया था, 29 स्टेट हो गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। हालांकि हैं तो अभी भी 9, पर एक्चुअली में क्या हुआ है कि 8 वो इस वजह से हो गए हैं कि जो आपका जो दादर नगर हवेली और आपका जो दमन दीव है, उन दोनों को मिला दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन दोनों का प्रशासन चलाने के लिए ज्यादा प्रेशर पड़ता था, तो अलग अलग वहां पर प्रशासक बिठाए जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक कर दिया ताकि प्रशासक को ज्यादा दिक्कतें ना हो और वो अच्छे से शासन कर सके। तो इसलिए उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया और उन्हें उसे बना दिया एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं। हमें अब देखना है कि हमारे यहाँ पर शीर्ष यानी कि सबसे बड़े 4 क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि जिनका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है, वो कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका राजस्थान। यस, पहले नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो यूपी पीसीएस के पेपर फाइट करते हैं बच्चे, तो या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सबके सब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पुटअप कर सकते हैं कि यूपी जो है वो क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर आता है। तो कौन से नंबर पर आता है, यूपी 4 नंबर पर आता है पूरे इंडिया में। अब हम बात करते हैं जिलों के बारे में। यस, जिलों से भी कई बार ऐसा होता है कि सीरीज में या फिर कूट में कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें आगे पीछे करके उसको अरेंज कर दिया जाता है और आपको उसको सीरीज से लगाना पड़ता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो यहाँ पर शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो जिला है पूरे इंडिया में वो है कच्छ का जिला। अब आपका क्वेश्चन ये है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, चलिए, कच्छ सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद में आता है लेह, लद्दाख की जो राजधानी है लेह। दूसरे नंबर पर लेह आता है जिला। तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर, चौथे नंबर पे बाड़मेर और 5वें नंबर पे बीकानेर। मैं आपको बता दूं, आपका जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये तीनों के तीनों आपके राजस्थान में ही आते हैं, तीनों के तीनों जिले। क्लियर है। चलिए, हमने क्षेत्रफल वाले राज्य के बारे में बात कर ली और क्षेत्रफल वाले जिलों के बारे में बात कर ली। अब कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि भारत का सबसे छोटा जिला, बड़ा आपको मैंने बता दिया, छोटा आप सभी को बताना है का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देन उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर
सिकंदराबाद है तो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा होगा। ठीक है, ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने आपको दिए हैं। तो आप मेरे एकेडमिक वाले बच्चे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटर, आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम एस्पिरेंट्स। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है भारत का समुद्री क्षेत्र में अधिकार। ठीक है, आपने भारत की समुद्री तटीय रेखा को अच्छे से समझ लिया। अब भारत के समुद्र तट में या समुद्री क्षेत्र में जो अधिकार हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चलिए आपका जो दक्षिण जो भारत है, जो समुद्र तट से लगने वाला जो दक्षिण भारत है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ये पूरा समुद्र तट है वो कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि सीधी रेखा में नहीं है। तो क्या है कि अपने इसको अच्छे से समझने के लिए कह सकते हैं कि इस समुद्र तट का उपयोग करने के लिए सरकार ने और वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई कि चलिए हमें अब इस टेढ़े मेढ़े लाइनों को अच्छे से यूज नहीं कर सकते हम समुद्र तट को, तो हम क्या करें कि एक सीधी रेखा खींच ले ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है और इसका यूज समुद्र तट का कहाँ से करना है। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को समझने के लिए या फिर इसका उपयोग करने के लिए एक आधार रेखा बनाई, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। और इस आधार रेखा यानी कि बेस लाइन से इधर वाला जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से राज्य के अंडर में आता है, यानी कि समुद्र तट से बेस लाइन के बीच वाला जो समुद्र वाला जो इलाका है, समुद्र का पानी जहां पर भरा हुआ होता है, वहां पर जोन से भी राज्य होंगे, जो जैसे भी राज्य होंगे, यहाँ पर जैसे आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, या फिर आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उन क्षेत्रों में पड़ने वाले एरिया में वो उनका पूरा अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया में सभी राज्यों का अधिकार है, जिन जिन राज्यों से ये लगता है। इसके अंदर जो पानी भरा होता है इसको आंतरिक जल यानी कि इंटरनल वाटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जो आधार रेखा है इसको 0 नॉटिकल माइल्स के नाम से बनाया गया है, यानी कि कह सकते हैं नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि समुद्री मील। और जो एक समुद्री मील होता है वो हमारा होता है 1.8 किलोमीटर के आसपास, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आधार जो रेखा है, हमारी जो बेस लाइन है, ये एक समुद्री मील भी नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारे टेढ़े मेढ़े समुद्री तट से ये सिर्फ कुछ ही किलोमीटर के आसपास बनाई गई है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे हमारा इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर जो एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर क्षेत्रीय सागर, और इंग्लिश में बोलते हैं मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी। अब देखिए यहां से आधार रेखा से इस 12 नॉटिकल मील के बीच वाला जो ये हिस्सा है समुद्र तट समुद्री क्षेत्र में, इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर भारत के राज्य या फिर केंद्र सरकार दोनों का यहाँ पर बराबर की हिस्सेदारी है, दोनों का यहाँ पर पूरा अधिकार है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, एक और काल्पनिक रेखा बनाई गई 24 नॉटिकल मील, इसकी भी जरूरत हुई। तो 24 नॉटिकल मील के बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला समुद्री क्षेत्र, इस समुद्री क्षेत्र में साफ सफाई, वित्तीय अधिकार और सीमा शुल्क की वसूली की जाती है। साफ सफाई का अधिकार भी है, यहाँ पर राज्य को भी है और केंद्र शासित प्रदेश को भी है। वित्तीय अधिकार भी है, इन इलाकों पर वित्तीय अधिकार राज्य को भी है और केंद्र शासित प्रदेश को भी है। और सीमा शुल्क की वसूली भी राज्य भी करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी, यानी कि केंद्र सरकार भी करती है। क्लियर। उसके बाद में आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, यानी कि पहले इसको समझ लेते हैं। जो 24 नॉटिकल मील जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, इस 24 नॉटिकल मील को कहा गया है अविच्छिन्न मंडल, यानी कि संलग्न क्षेत्र, जिसे बोलते हैं कॉन्टेजियस जोन। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर। 200 नॉटिकल मील की जो काल्पनिक रेखा है, इसे हम बोलते हैं अनन्य विशिष्ट आर्थिक जोन, यानी कि EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी, अब अच्छा यहाँ पर राज्य सरकार को कोई भी छूट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, यानी कि देश का जो नेशन है, यानी कि देश की कह सकते हैं केंद्र सरकार है। जिस समय हमारे यहाँ पर इस समय किसकी सरकार है, मोदी की सरकार है, तो उसकी जो कैबिनेट है, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान करवा सकती है, या फिर नए द्वीपों का निर्माण करवा सकती है, या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, अगर पता चलता है कि इस क्षेत्र में कोई भी प्राकृतिक संसाधन ऐसा है जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और हमारी भारत की जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो उसका
उस प्राकृतिक संशोधन का विध्वंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर राज्यों का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है, और सिर्फ वही यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान करवा सकती है और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करा सकती है। क्लियर है? अब यहाँ तक आपने, इसके बाद का जो समुद्री क्षेत्र है इसे उच्च सागर यानी कि हाई सी के नाम से जाना जाता है, जिस पर इस पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है इस यहाँ 200 नॉटिकल मील से बाहर वाला जो समुद्री इलाका होता है। चलिए, अब मैंने आपको ये बताया था कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है, और एक मानक मील जो होता है वो 1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। चलिए, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यानी कि आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील दूर जो है वो कितने किलोमीटर है, कम से कम 21 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर यानी कि 43 किलोमीटर के आसपास का, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील हो जाएगा आपका 360 किलोमीटर का एरिया जो हम कवर करते हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर आता है, और हमारे इंडिया का पूरा अधिकार 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। इसके बाहर अगर हमारे भारत का कोई भी मछुआरा, हमारे दक्षिण इलाके का रहने वाला, समुद्र तट का रहने वाला कोई मछुआरा अगर 200 नॉटिकल मील पार करके किसी और देश की क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उसको कह सकते हैं कि टेररिस्ट करार दे दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो किसी न किसी पर्पज से हमारे क्षेत्र में आया है तो उसको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये पूरा हमने कवर अप कर लिया। अब देखते हैं हम कि हमारी तट रेखा से लगने वाले वो कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र तट से ज्यादा छूती है। तो हमारे सबसे बड़ा जो राज्य है वो गुजरात है। गुजरात की समुद्र तट की रेखा जो है, समुद्र तटीय सीमा जो है वो सबसे बड़ी सीमा है। ठीक है, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, फिर आता है आपका तमिलनाडु, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है केरल। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि समुद्र तट रेखा से सबसे छोटी, यानी कह सकते हैं सबसे छोटी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है। जाहिर सी बात है, आप सभी को मालूम होगा कि गोवा की, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बच्चा जानता है, सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे बता देंगे। ठीक है, तो गुजरात आपको पता होना चाहिए। बाकी की इस तरह से सीरीज आ सकती है कि आपको सीरीज से अरेंज करने होते हैं कि सबसे पहला कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है और तीसरा कौन सा। तो आपके जो कॉम्पिटिशन या फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा बन करके। अगला आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और देन उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे का अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमने भारत के आधार में काफी सारी चीजें जानी, अब हम जानेंगे जल डमरू मध्य या जल संधि के बारे में, जिसे हम स्ट्रेट, जिसे हम चैनल या जिसे हम खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे अंडमान और निकोबार में कौन कौन सी जल संधियाँ या फिर कौन कौन से चैनल उनके क्षेत्रों के मध्य में पड़ते हैं। देखिए, ये आपका अंडमान है, ये आपका निकोबार है। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये अंडमान का है, और ये वाला क्षेत्र जो है वो निकोबार का है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप अंडमान के दिए गए हैं, छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप जो मेन है, जहाँ पर बसावट है, जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है अंडमान में उत्तरी अंडमान यानी कि नॉर्थ अंडमान, इसके बाद आता है मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के दक्षिण में ही पूरे अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है यानी कि जो राजधानी है वो है स्थित है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो आपके अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अंडमान के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है, ये आपको मिल गया एक क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आते हैं हम लघु अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच से कौन सा चैनल या कौन सा दर्रा गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जो दक्कन दर्रा है
वो किन दो क्षेत्रों के बीच से होकर के गुजरता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? दक्षिण अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दो द्वीपों के बीच से गुजरता है, वो है दक्षिण अंडमान और दूसरा है लघु अंडमान। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो दक्कन दर्रा है वो किन दो क्षेत्रों के बीच से होकर गुजरता है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। उसके बाद में बात करते हैं 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो क्षेत्रों या किन दो द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है? तो एक है आपका लघु अंडमान और दूसरा है आपका कार निकोबार। तो हम कह सकते हैं कि कार निकोबार या लिटिल अंडमान के बीच से गुजरने वाला जो चैनल है या जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो क्या है? 10 डिग्री है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, निकोबार पे आते हैं। ये है आपका लघु निकोबार यानी कि लिटिल निकोबार। उसके बाद आएगा आपका ग्रेट निकोबार यानी कि महान निकोबार। और इसी महान निकोबार के दक्षिण में ही, इसी ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में ही आपका इंदिरा पॉइंट आता है, जो कि 2004 की सुनामी मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था। 2004 की सुनामी में ये डूब चुका है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच में बनता है? तो कह सकते हैं कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में बनता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किन दो द्वीपों के बीच में बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि निकोबार आइलैंड के बीच में और इंडोनेशिया आइलैंड के बीच में, इंडोनेशिया और निकोबार आइलैंड के बीच में ग्रेट चैनल बनता है। ये ज़्यादातर नज़दीक जो पड़ता है वो इंदिरा पॉइंट के नज़दीक पड़ता है ग्रेट चैनल। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ चैनल हो गए। एक चैनल और है जिसका नाम है कोको स्टेट, कोको चैनल। ये कोको स्टेट जो है एक्चुअली में कोको द्वीप समूह से आया है, और कोको द्वीप समूह जो है वो उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये हमारा देश का नहीं है, ये हमारे देश का नहीं है, ये किसका है दोस्तों? म्यांमार देश का है, म्यांमार देश का द्वीप समूह। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कोको स्टेट है वो किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो आप कह सकते हो कि भारत के उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच से होकर के कोको स्टेट गुजरता है। क्लियर है? ये आपके कुछ स्टेट हो गए। देन उसके बाद आपको एक नई जानकारी देनी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपके MPPCS के पेपर में, कई बार आ चुका है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड किस द्वीप समूह को कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जानेंगे। क्लियर है? देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ज्वालामुखी द्वीप समूहों की। हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 ही द्वीप पाए जाते हैं, और उन द्वीपों में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्व में है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। इस बैरन द्वीप पर ही एकमात्र भारत का जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि जिसे हम एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते एक्टिव बनने का मतलब क्या होता है? यानी कि जागृत ज्वाला, यानी कि जब भी इसका मन आता है तभी ये जाग जाता है, तभी ये फट जाता है, उसे कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक और है नारकोंडम ज्वालामुखी। ये नारकोंडम द्वीप पर है, तो इसलिए इसको नारकोंडम ज्वालामुखी भी कहते हैं। ये आपके उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? इसको सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है सोया हुआ ज्वालामुखी, यानी कि जो कभी भी अब नहीं उठेगा, अब वो बहुत अच्छे से कुंभकर्ण की नींद ले रहा है। ठीक है, तो आपको ये कुछ 2 ज्वालामुखी के बारे में पता चल गया जो भारत के हैं। ठीक है, भारत का जो पूरा एरिया है वहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन भारत से दूर समुद्री इलाके में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये आपका पूरा का पूरा जो अंडमान निकोबार है इसको समझ लिया है आपने। अब हम पढ़ेंगे कुछ थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में भी 2 इम्पोर्टेंट चैनल हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं PCS के पेपर में। जो जितने भी स्टेट PCS से जितने भी छोटे जो SSC बैंक से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। लक्षद्वीप सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है। इसके बारे में समझते हैं। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ द्वारा इसको बनाया गया है, कोरल रीफ ने इसको बनाया। अब कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति होती क्या है? देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्ति है एक समुद्र में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है, जब वो मर जाता है तो वो मूंगी की चट्टान में बदल जाता है, और जब वो मर जाता है तो उसका जो कलर है वो वाइट कलर का हो जाता है। पहले वो कलरफुल होता है, बड़ा सुंदर होता है, लेकिन कोरल लिंचिंग के द्वारा उसमें उसका कलर
हट जाता है, नहीं उसका कलर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, अपने रियल कलर में आ जाता है। और उसका वास्तविक रंग क्या है, उसका वास्तविक रंग है सफ़ेद। तो इसलिए वो सफ़ेद रंग की मूंगी चट्टानें बन जाती हैं। और यही कारण है कि वो एक ऐसी चट्टान के रूप में तब्दील हो जाता है कि वो आगे जा कर के समुद्र में बड़े बड़े द्वीप बना देता है। ठीक है, तो आपका लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप के द्वारा ही निर्मित किया गया है। ठीक है, अब आपके लक्षद्वीप ये आपका दिखाई दे रहा है, लक्षद्वीप समूह है पूरा। और लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है जो काफ़ी दूरी पर है, लक्षद्वीप समूह से थोड़ा सा दूरी पर है, जिसका नाम है मिनिकॉय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है। तो आप कह सकते हो लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय के बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय के बीच से गुजरने वाला चैनल कौन सा है। तो आप कह सकते हो 9 डिग्री चैनल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच से गुजरने वाली उत्तरी अक्षांश रेखा या मिनिकॉय और मालदीव के बीच से गुजरने वाला चैनल कौन सा है। तो आप कह सकते हो कि 8 डिग्री चैनल है। तो किसके बीच में है ये, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। अच्छा, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है, तो आप कह सकते हो कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच से होकर गुजरता है। ऐसे भी अगर ऑप्शन में मिनिकॉय नहीं आता है, लक्षद्वीप आता है, तो आप लक्षद्वीप को करेक्ट करेंगे। क्लियर है, चलिए ये आपका लक्षद्वीप कंप्लीट हो गया है, आपका अंडमान निकोबार कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कुछ अपने राम सेतु यानी कि आदम ब्रिज के बारे में, जिसे आप सब अभी अक्षय कुमार की भी बहुत अच्छी मूवी आई है, मेरे हिसाब से तो आप सभी को देखना चाहिए, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी इस ब्रिज से रिलेटेड। देखिए ये आपका दक्षिण भारत है और ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका यानी कि आपका पड़ोसी देश। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सेतु यानी कि ब्रिज के आकार का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ब्रिज यानी कि पुल के आकार का। कहते हैं कि इस ब्रिज के जरिए ही राम जी अपनी सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पार गए थे, इसी ब्रिज को बनाकर, यानी कि इसी पुल को बनाकर, जो कि पत्थरों का बहुत पुराना पुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला तमिलनाडु से लगता हुआ ये वाला हिस्सा राम सेतु का, ये आपका पंबन द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम एक छोटा सा कस्बा कह लो या फिर छोटा सा एक शहर कह लो, और रामेश्वरम में ही बहुत फेमस मंदिर भी है शिव जी का। ठीक है, और साथ ही साथ कहते हैं कि रामेश्वरम में शिव जी का मंदिर को कैसे बना, क्योंकि राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी का ध्यान किया था, उनकी पूजा की थी, और इसीलिए वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, तभी से वहाँ पर रामेश्वर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, रामेश्वरम के बारे में अब आपने पढ़ लिया। अब देखिए पंबन द्वीप के बारे में आपको एक खास बात बताती हूँ। आपके यहाँ के जो जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो आपके भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका भी जन्म इस पंबन द्वीप पर ही हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि ये एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म स्थली कहलाती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम अपने आदम ब्रिज के बारे। अच्छा, एडम नाम क्यों पड़ा इनका? एक्चुअली में अंग्रेज़ों का जब हमारे देश का राज था, तो अंग्रेज़ों ने ही इस राम सेतु की खोज की थी। उन्होंने ही, जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने मोड़ तोड़ कर के हमारे आगे पेश कर दिया और हमें पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इस राम सेतु की खोज किसने की थी? एडम नाम की एक अंग्रेज़ ने की थी, और इसीलिए उसको आदम यानी कि एडम का एक नाम दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कुछ इसको बनाने वाले कोई राक्षस जाति के ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस विशालकाय इस ब्रिज को यानी कि पुल को बनाया। चलिए ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, यहाँ पर ये तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये ब्रिज यानी कि राम सेतु यानी कि आदम ब्रिज पड़ता है। अब देखिए इस आदम ब्रिज के उत्तर में, यानी कि ये वाला जो है पार्ट, ये नॉर्थ का है, ये है साउथ का पार्ट है, तो इसके उत्तर में पड़ती है पाक की खाड़ी यानी कि पाक स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पाक स्टेट किन दो देशों के बीच में है? तो हम कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में है, या फिर कह सकते हैं वो कौन सा राज्य है जिससे हमारा पाक स्टेट लगता है। तो भारत का कौन सा राज्य है? भारत का है तमिलनाडु राज्य। तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी स्थित है। उसके बाद में साउथ यानी कि दक्षिण में हमारी कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। क्लियर दोस्तों? चलिए अभी आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैं इस लक्षद्वीप के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। और साथ ही साथ इसमें अंडमान निकोबार में टोटल 7 द्वीप आते हैं जो मेन है। ठीक है, बाकी दोस्तों
आज का टॉपिक जो था ये आप सभी के लिए आई होप के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा। चलिए ठीक है, मेरे इस दृश्यम आइज चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनको इन लेक्चर्स की, इस ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।